हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एंड इसमें लास्ट दो टॉपिक बाकी है, एक तो रेगुलेशन बाकी है और एक डिसऑर्डर्स बाकी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ रेगुलेशन। देखो, रेगुलेशन मतलब हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसको रोकना या चालू करना नहीं, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। उसका हम डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या ब्रीदिंग रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। अब डेप्थ इंक्रीज करना या डिक्रीज करना मतलब जो हम गहरी सांस लेते हैं, है ना, उसको ऑल्टर करना, या फिर ब्रीदिंग रेट, हम कितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कितनी जल्दी जल्दी सांस छोड़ते हैं, उसको ऑल्टर करना। तो इसका मतलब ये होता है रेगुलेशन। अब देखो, हमारा जो भी बेसिक ब्रीदिंग का फिनोमिनन है ये कौन रेगुलेट करेगा? मेड्यूला। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्रेन में जो मेड्यूला होता है वो सारे इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। तो हमारा ब्रीदिंग भी एक इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है। हम सोच सोच कर सांस नहीं लेते हैं, है ना, अपने आप सांस चलती है। सो रहे होते हैं तो भी सांस चलती है। अगर किसी को मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग करना हुआ तो हम ज़रूर वहाँ पर सोचेंगे कि हाँ, अब हमें फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। पर जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वो सोच के नहीं होती, तो वो इनवॉल्यूंटरी ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो इनवॉल्यूंटरी ब्रीदिंग को कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में एक जगह होता है, एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, RRC। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करता है? कोई सी भी जो भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। अब यहाँ पर मेडुला के पास एक जगह होता है ब्रेन में, दैट इज कॉल्ड पॉन्स। ठीक है, पॉन्स जो होता है वो हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, सबने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला भी और पॉन्स भी। पॉन्स में एक सेंटर होता है दैट इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। क्या नाम है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये क्या करेगा? ब्रीदिंग का जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं उसको स्विच ऑफ कर देता है। तो इसका काम है स्विच ऑफ रेस्पिरेशन, स्विच ऑफ। ठीक है, इसका काम है स्विच ऑफ ब्रीदिंग। सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग वाले पार्ट को ये स्विच ऑफ कर देता है। किसको सिग्नल देगा? इसको सिग्नल देगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। अब देखो, ये तो हो गया पॉन्स। अब हमारे पास ब्रेन में एक और पार्ट होता है मेडुला में ही, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में, ठीक है, नियर टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक एरिया होता है जो कि कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया। अब कीमो सेंसिटिव मतलब केमिकल्स के लिए जो सेंसिटिव हो, जो कुछ भी चेंज होगा केमिकल कॉम्पोजिशन में तो उसको तुरंत सेंस कर लेगा, उसके लिए तुरंत एक्शन लेगा। तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में होता है, वो क्या डिटेक्ट करेगा? वो डिटेक्ट करेगा कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया, ठीक है, ब्लड में अगर H+ या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसको वो सेंस करने वाला है और फिर सिग्नल किसको देगा? मेडुला को। ठीक है, ये भी इसी को सिग्नल देता है, कीमो सेंसिटिव एरिया सिग्नल इसी को देगा और सेंस क्या करेगा? सेंसेस CO2 एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन।
इसको सेंस करता है। देखो हमारे बॉडी में ना ऑक्सीजन कम हो जाए वो बॉडी को पता नहीं चलता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी बॉडी को पता नहीं चलती है। बॉडी को क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है और H+ ज़्यादा हो गया। तो जब हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस ले रहे हैं क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ ज़्यादा हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, ठीक है। इस वजह से हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है। बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन का पता ही नहीं चलता है हमारी बॉडी को। हमारे ब्रेन जो है ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, सेंस नहीं कर सकता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ बढ़ा तो हमें क्या करना है, उसको बाहर फेंकना है, वापस से ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर एक और जगह होता है कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्ट के पास भी ये सेंटर होता है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्क के पास में भी सेम ऐसा ही कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। वो क्या करता है, वो भी सेंस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन अगर बढ़ गया है तो, और सेम सिग्नल कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क क्या है, एओर्टिक आर्क मतलब एओर्टा, जो हमारा हार्ट से जो एओर्टा निकलता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, उसका एक ब्रांच, और कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो इन दोनों के पास भी ये कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है जो कि H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करेगा, ठीक है। नाउ रेगुलेशन वाला पार्ट खत्म होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं डिसऑर्डर्स मेनली 3 डिसऑर्डर्स दिए हुए NCERT में, वही हमको करना है। अब सबसे पहले डिसऑर्डर में क्या आता है हमारे पास, एस्थमा। सबसे पहला डिसऑर्डर है एस्थमा। एस्थमा सबको तो पता है कि एस्थमा मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, ये तो बेसिक सबको पता है। बट एक्चुअली में वो होता किस वजह से है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही होती है। एस्थमा में जो हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमने पढ़ा था लंग्स में हमारा जो ट्रेकिया आता है वो डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो जो डिवीजन होता है उस ब्रांचिंग में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वीजिंग साउंड आता है। वीजिंग साउंड मतलब सीटी वाली आवाज़ आती है। जो भी इंसान ब्रीद इन जब कर रहा होता है ना, एस्थमेटिक पेशेंट जब ब्रीद इन कर रहा होता है तो एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसेज जो है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो क्लियरली ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं हो पाता है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वीजिंग साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फाइसेमा। अब देखो एम्फाइसेमा में क्या होता है, हमने बात किया था जो हमारा जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का वो कहाँ से होता है, एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई से उसके आसपास वाले ब्लड वेसल्स में होता है एक्सचेंज ऑक्सीजन का, ठीक है। वहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगा। तो वहाँ पर क्या हमारा, हमने बोला था एल्वियोलाई जो होते हैं वो इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि हमको सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से एक्सचेंज होगा, उतना एफिशिएंटली एक्सचेंज होगा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, वही सरफेस एरिया ही डिक्रीज हो जाता है हमारा, एल्वियोलाई डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलाई वॉल्स आर डैमेज्ड, ओके। एल्वियोलाई वॉल जो होते हैं डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस डिक्रीज हो जाता है।
तो विच लीड्स टू, वाह, विच लीड्स टू, इसको क्या हो गया, decrease in the surface area. और ये मेजरली किसके वजह से होता है, ये मेजरली होता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। इसीलिए हमेशा बोला जाता है सिगरेट स्मोकिंग से लंग्स डैमेज होते हैं। लंग्स डैमेज होने का मतलब क्या है, एल्वुलाई डैमेज हो जाएंगे, एल्वुलाई के वॉल्स डैमेज हो जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाएगा। बॉडी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में कमी होने लगेगी, किसकी, ऑक्सीजन की, और ज़्यादा अमाउंट होने लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एम्फाइसेमा में क्या होता है, हमारे एल्वेलाई जो है उसके वॉल्स डैमेज होते हैं। मेजर कॉज क्या है इसका, मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। और आप ही का एज है जो बहुत ही सेंसिटिव एज है, जिस एज में बहुतों को ये सब आदत पड़ती है। ठीक है, योर एज, यू आर टीनेजर्स, तो टीनेजर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव और क्रूशियल टाइम पीरियड होता है लाइफ का, जिसमें बहुत ही बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। तो ये सब को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ रियली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है कि काम ही ऐसा है कि वहाँ पर क्या हो रही है, रेस्पिरेशन में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, काम ही ऐसा ऑक्यूपेशन की वजह से। तो ये होता है जो लोग जैसे कॉटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सीमेंट वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा से धूल मिट्टी वाले एरिया में काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है टीचर्स को भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब वो चौक वाले बोर्ड में जब टीचर्स लिखते थे, चौक वाले बोर्ड में वहाँ पर चौक से जो डस्ट निकलता है, तो वो जितने टाइम पढ़ा रहे हैं चौक वाले बोर्ड में, वो चौक का तो डस्ट इनहेल कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से भी कई बार टीचर्स को भी, या ऐसे बहुत सारे लोग जो ऐसे इंडस्ट्री में या ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर बहुत धूल मिट्टी हो, कॉटन में, सिलिका इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, ये सब में क्या होता है, वहाँ पर रेस्पिरेशन में डिसऑर्डर्स होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, उनमें लंग्स में क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, मतलब सरफेस जो है वो बहुत स्टिफ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फाइब्रोसिस, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। ओके, फाइब्रोसिस मतलब बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये हमारे बेसिक डिसऑर्डर्स इतने ही हमको पढ़ने हैं, और एक था हमारा रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, होपफुली सबको समझ में आया होगा।